हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th एडवांस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 10th के सिलेबस में जो ज्योमेट्री है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी 2D ज्योमेट्री। तो 2D ज्योमेट्री में अगर हमें कोऑर्डिनेट शब्द को अच्छे से समझना हो, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट जो है हम उसको दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, वो है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। जबकि हमारा जो ज्योमेट्री है वो 2 डायमेंशनल है, इसीलिए हम लोग 2 डायमेंशनल प्लेन में ही कोऑर्डिनेट को डिफ़ाइन करेंगे, क्या समझने की कोशिश करेंगे कि कोऑर्डिनेट क्या चीज़ होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ड्रॉ करना होगा कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन आपको पता होगा, जो आप ग्राफ में आप एक्स एंड वाई एक्सिस पकड़ के करते हैं, इसको हम लोग एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं कार्टेशियन प्लेन को, क्योंकि इसमें 2 एक्सिस रहता है एक्स एंड वाई, वो हम ड्रॉ करेंगे। ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये रहा हमारा ओरिजिन ओ, ये है एक्स डैश, ये है वाई ओ वाई डैश। चलिए हम इस क्वाड्रेंट को हम लोग पकड़ लेते हैं, कंसिडर करते हैं इस क्वाड्रेंट को। और सपोज़ यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, पहले मार्किंग कर देते हैं। ये 1 2 3 4 5 6, ये है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो चलिए यहाँ पे सपोज़ एक पॉइंट है जिसका नाम है ए पॉइंट। अभी हमें दिया गया है, सपोज़ इस पॉइंट का नाम है 3,4। इस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हमें दिया गया है 2 डिजिट्स 3 और 4। तो इसका मतलब क्या है हम जानने की कोशिश करेंगे। जब भी हम इस पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कार्टेशियन ग्राफ में, तो हमें अपना जर्नी शुरू करना होगा ओरिजिन से। ओरिजिन के थ्रू हमें जाना होगा सबसे पहले एक्स एक्सिस के ज़रिए। तो हमारा जो सामने जो एक्स एक्सिस है वो है हमारा, इस क्वाड्रेंट का एक्स एक्सिस कौन सा है, ओ एक्स। अगर इस क्वाड्रेंट में होता तो ये होता ओ एक्स डैश, लेकिन यहाँ पे है ओ एक्स। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ट्रैवल करना होगा थ्रू किसके थ्रू, ओ एक्स के थ्रू। तो ओ एक्स के थ्रू हम कितना जाएंगे, देखिए यहाँ पे ये जो है इसको हम लोग जनरली ऐसे लिखा करते हैं एक्स कॉमा वाई, ठीक है। और ये जो एक्स है उसको कहते हैं हम लोग और डी नेट, इसे कहा जाता है और डी नेट। और y को कहा जाता है एब्सिसा। x को कहा जाता है ऑर्डिनेट और y को कहा जाता है एब्सिसा। और ये x और y दोनों एक साथ मिलके कहलाते हैं कोऑर्डिनेट। इनको एक साथ, ये जो ब्रैकेट है पूरा, ब्रैकेट के अंदर जो ये x और y है, इनको एक साथ कहा जाता है कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट असल में चीज़ क्या है, देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट है वो है x, मतलब इसका अर्थ है कि हम लोग इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए एक्स एक्सिस में कितना ट्रैवल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है किसके बराबर है, एकदम इसके बराबर है। तो हम लोग ओरिजिन से जानने शुरू करेंगे 1 2 3 यूनिट एक्स एक्सिस में कितना हम लोग ट्रैवल करेंगे, 3 यूनिट ट्रैवल करेंगे। इसके बाद हम लोग वाई एक्सिस की तरफ, देखिए ये जो लाइन है पैरेलल है किसके साथ, वाई के साथ, यानी वाई एक्सिस में हम लोग क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे। तो वाई एक्सिस में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कितना ट्रैवल किया, 1 2 3 4 4 यूनिट्स। तो इसलिए हमें, जबकि हम इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस में 3 यूनिट और वाई एक्सिस में 4 यूनिट ट्रैवल कर रहे हैं, दैट्स वाई इसका कोऑर्डिनेट है 3,4। इसका जो फर्स्ट
एक्स है उसको कहा जाता है ऑर्डिनेट, और जो सेकंड है वाई इसको कहते हैं एब्सिसा, और ऑर्डिनेट और एब्सिसा दोनों मिलके कहलाते हैं कोऑर्डिनेट। अभी हम कंसीडर करेंगे दो केसेस, टू यूनिक केसेस। सपोज़ ये रहा हमारा कार्टेशियन प्लेन, ये रहा ओरिजिन एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। सपोज़ हमने एक लाइन ड्रॉ किया ये ऐसा, तो हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस को किसी भी एक पॉइंट में टच कर रहा है। सपोज़ x1 y1 कट कर रहा है, और x एक्सिस को भी क्या कर रहा है, कट कर रहा है x2 y2। ठीक है, तो इस केस में क्या कर रहा है, देखिए ये जो लाइन है एंगल क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी कर रहा है एंगल क्रिएट। तो एंगल क्रिएट हो रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के भी साथ। दूसरा कंडीशन है ये रहा कार्टेशियन ग्राफ एक्स एक्स डैश, और एक लाइन इधर से चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है इस केस में, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट में टच कर रहा है। सपोज इस पॉइंट का नाम है x, y। तो इस चैप्टर में हमें आगे बढ़ने से पहले, यानी एडवांस मैथमेटिक्स का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें मेमोराइज़ करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को रिवाइज़ करना पड़ेगा। वो है क्लास 10th में या फिर दूसरे क्लासेस में मिले हुए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें फिर से रिवाइज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ पे इनका यूज़ होने वाला है। तो क्लास 10th का जो जनरल मैथमेटिक्स है उसमें हमें मिला हुआ है बहुत सारे बेसिक चीज़ें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो उन सभी चीज़ों को हम एट अ ग्लेंस फिर से मेमोराइज़ कर लेंगे। तो फर्स्ट जो चीज़ था वो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जिसे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। सपोज़ ये रहा हमारा एक पॉइंट A और ये रहा एक पॉइंट B, इनके बीच में डिस्टेंस है ये। A का कोऑर्डिनेट सपोज़ x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। x2 y2। अभी तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B होने वाला है डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, इसको हम लोग क्या कहेंगे, AV कहेंगे। AV इजिकल टू क्या होने वाला है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल्डिंग स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल्डिंग स्क्वायर। तो ये गया हमारा पहला फॉर्मूला। सेकंड है सेक्शन फॉर्मूला। सपोज़ ये एक लाइन है हमारा जिसका नाम है A और B। तो ये जो AV लाइन है, सपोज़ इसके बीचों बीच में C कोई भी एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, और ये C इस पूरे लाइन को 2 इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है। सपोज़ उनका रेशियो है m और n। तो इस तरह यहाँ पे 2 तरह का सेक्शन हो सकता है। सेक्शन माने टुकड़ा करना। एक तो है इंटरनल सेक्शन, जब ये पॉइंट इन दोनों लाइंस के बीचों बीच में रहेगा, इसे कहेंगे हम लोग इंटरनल सेक्शन। तो पहले हम बात करते हैं इंटरनल सेक्शन के बारे में। तो इंटरनल सेक्शन के लिए हम लोग क्या डिटरमाइन कर रहे हैं यहाँ पे,
एक्स और वाई का वैल्यू, ये जो एक्स है ऑर्डिनेट और एब्सिसा, इन दोनों का वैल्यू क्या है हम लोग लिख पाएंगे यहाँ से एक्स इज इक्वल टू एम इंटू, सपोज़ हाँ यहाँ पे एक चीज़ हमने पकड़ा नहीं है, वो है इनका कोऑर्डिनेट। सपोज़ इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका है x2 y2। तो इस मामले में क्या होगा, अभी देखिए जो हमारा x है इसका कोऑर्डिनेट होगा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और ये जो y है इसका वैल्यू होने वाला है m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। अभी तीसरा है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, किसी भी लाइन का जो मिड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला। सपोज़ हमारे पास एक लाइन है जिसका नाम है ए बी, एक का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इसका है x2, y2। सपोज़ सी कोई इसका मिड पॉइंट है, एक ही तो होगा मिड पॉइंट, सी है इसका मिड पॉइंट। तो इसका जो मिड पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट सपोज़ x, y है, तो हम लोग कैसे निकाल पाएंगे? तो इसके लिए होगा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y के वैल्यू होगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 फॉर मिड पॉइंट। तो इस तरह से हम लोग मिड पॉइंट को आसानी से निकाल पाएंगे। अभी देखेंगे हम व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट फॉर द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल का सेंट्रोइड मतलब ये रहा हमारा ट्राइंगल ए बी सी के 3 वर्टिसेस हैं। इसका कोऑर्डिनेट सपोज x1, y1, ये है x2, y2 और ये है x3, y3। अगर हम इनके जो बाइसेक्टर्स हैं, इंटरनल बाइसेक्टर्स, इनको अगर जोड़ दें तो ये जो बीच में जो पॉइंट आया इसका नाम दे देते हैं हम लोग सपोज़ O। क्या लिखेंगे? O। और ये जो O है, O का कोऑर्डिनेट सपोज़ है x, y। तो इसको कैसे ढूंढ के निकालें? ये जो बीच में जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट कैसे हम निकालें? तो इसका फॉर्मूला है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 और y इज इक्वल टू है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। तो इस फॉर्मूला से हम लोग इसका सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकाल पाएंगे। तो अभी हम बात करेंगे इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, या फिर इसको कहा जाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। तो ये जो टॉपिक है ये क्लास 10th के एडवांस मैथमेटिक्स में आपको पहली मार्क मिल रहा है, क्योंकि पहले ये टॉपिक आपको किसी भी बुक में नहीं मिला होगा। तो ये पहली बार आपको इस साल क्लास 10th में दिया गया है। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन क्या चीज़ है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ड्रॉ करना होगा एक कार्टेशियन XY प्लेन। ये रहा x, ये ओरिजिन और ये x डैश y और y डैश। चलिए अभी हम ऐसे कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन जो कि x एक्सिस के थ्रू जा रहा है और x एक्सिस के थ्रू, और यहाँ पे वो एंगल क्रिएट कर रहा है। सपोज़ ये जो एंगल है इसका नाम दे देते हैं हम लोग थीटा, और ये जो एंगल है इसको देखिए, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये अगर थीटा हुआ तो ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा। तो ये हो गया हमारा 180 माइनस थीटा। तो अभी हम बात करेंगे कि इंक्लिनेशन क्या चीज़ है। इंक्लिनेशन है जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्रिएट करता है। किसके साथ? एक्स एक्सिस, नॉट वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्रिएट करता है, और अगर उस एंगल को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर पाए तो उसको हम लोग कहेंगे इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। यानी वो लाइन कितना इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस के साथ, उसी का मेजरमेंट ही है इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। लेकिन उस एंगल को हमें क्या करना पड़ता है?
एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं इन दोनों एंगल्स में से हम किस एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर पाएंगे। इसको कर पाएंगे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजर, लेकिन इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजर नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका मेजरमेंट कहाँ से शुरू करना होगा, एक्स एक्सिस से शुरू करके यहाँ पे जाके ख़त्म करना होगा। तो ये तो क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज मतलब हमें लेफ़्ट टू राइट जाना है, क्योंकि राइट टू लेफ़्ट होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और हमें जाना है राइट टू लेफ़्ट की तरफ, ठीक है, उल्टा करना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कहाँ से कहाँ पे जा रहे हैं, हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं। ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में घड़ी का जो नीडल है वो घूमता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, एंगल का मेजरमेंट कर रहे हैं, एंगल को मेजर कर रहे हैं। तो इस तरह के एंगल्स को कहा जाता है इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइंड रहता है या फिर एक्स एक्सिस के थ्रू जाता है और एक्स एक्सिस में एंगल क्रिएट करता है, और अगर उस एंगल को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर पाए तो उसको हम लोग कहेंगे इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। चलिए हम और 3-4 केसेस हम लोग कंसिडर कर लेते हैं और उसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ ये गया एक लाइन और इसने 2 एंगल बनाए, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। तो हमारा जो इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन है वो कौन सा होगा, वो होगा ये वाला, क्योंकि हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर पाएंगे लेकिन इसको नहीं कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। हमेशा याद रखना है कि एंगल किसके साथ बनना चाहिए, एक्स एक्सिस के साथ बनना चाहिए, वाई एक्सिस के साथ बनने से नहीं होगा। इसके बाद दूसरा केस, सपोज़ ये लाइन यहाँ से चला गया, ठीक है। तो देखिए ये जो लाइन है वाई एक्सिस को भी कट कर रहा है, वाई एक्सिस को, एक्स एक्सिस को भी कट कर रहा है। तो हमारा जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो कौन सा होगा, ऑब्वियसली ये तो नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा है कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना होगा उसी को हमें कंसिडर करना है। तो यहाँ पे ऊपर में 2 एंगल है, इन्हीं में से कोई होगा। तो कौन सा होगा, किसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर पाएंगे, इस एंगल को कर पाएंगे। तो ये जो एंगल हुआ ये है हमारा इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। कौन सा लाइन का, इस लाइन का, ये जो लाइन है। या फिर और एक केस कंसिडर कर लेते हैं, ओके। तो सपोज़ हमारा जो लाइन है वो इस तरफ से जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल्स तो होंगे नहीं, ये दोनों एंगल्स ही होंगे। तो इन दोनों में से कौन सा है, किसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर पाएंगे, इस एंगल को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर पाएंगे। तो दैट्स वाई ये जो एंगल होगा ये होगा हमारा इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू एक्स एक्सिस। इंक्लिनेशन समझ लेने के बाद हमें इंक्लिनेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स याद रखना होगा। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है कि जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होगा या फिर जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ पूरा कोइंसाइड हो जाएगा, सपोज़ ये जो लाइन है इसको हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे और ये पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर कोइंसाइड हो गया, तो ऐसे केसेस में हमारा जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है यानी थीटा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है जो सेकंड जो पॉइंट है वो है अगर कोई भी लाइन
वाई एक्सिस के साथ पैरेलल हो तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा, 90 डिग्री। और थर्ड जो पॉइंट है जो याद रखने के लिए सबसे ज़रूरी है वो है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का रेंज कौन सा है, मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक, कितना एंगल तक वो मतलब चेंज होता रहता है। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है उसका रेंज है, थीटा से हम उसको डिनोट करते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को, या फिर किसी भी एंगल को हम लोग थीटा से ही डिनोट करते हैं। तो थीटा का जो वैल्यू है वो लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल देन 180 डिग्री। यानी ये जो एंगल है ये 0 से या तो बड़ा होगा या फिर 0 के समान होगा। वैसे कि देखा है यहाँ पे 0 के समान हो गया, और या तो ये 180 डिग्री से छोटा होगा या फिर 180 डिग्री के बराबर होगा, लेकिन 180 डिग्री से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। तो ये रेंज है हमारे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का, और ये हमेशा सेटिस्फाइड होता है, ठीक है। और जब भी हम लोग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालेंगे तो इसका जो एंगल है, इसका जो वैल्यू है वो इसी रेंज के बीचों बीच ही रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन, या फिर उसको हम लोग स्लोप ऑफ ए लाइन भी कहते हैं। दोनों ही नाम एक ही है, सिनोनिम है। तो ग्रेडियंट या फिर स्लोप ऑफ ए लाइन क्या चीज़ है, इसके लिए फिर से हम लोग एक कार्टेशियन XY प्लेन ड्रॉ करेंगे। कोई भी लाइन कंसिडर कर लेंगे, सपोज़ ये लाइन जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कौन सा होगा, ऑब्वियसली ये वाला होगा हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो ग्रेडियंट जो है वो है टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। किसी भी लाइन से एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है उसका टेंजेंट लेने पर ही हमें क्या मिल सकता है, उस लाइन का स्लोप मिल सकता है। यानी वो लाइन कितना टेढ़ा है, ठीक है, वही तो स्लोप है उसका, ठीक है। जो हम लोग जैसे हम लोग जनरली नॉट इन मैथमेटिकल टर्म्स हम अपने लाइफ में बहुत बार बोलते हैं कि ये ज़्यादा स्लोप है, ये ज़्यादा टेढ़ा है, ठीक है। स्लोप मतलब क्या है कि ये अगर इस तरह से रहेगा पूरा हॉराइजॉन्टल ज़मीन के साथ, तो मतलब इसका स्लोप 0 है, मतलब इसमें मतलब ये पूरा फ्लैट है। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम किसी चीज़ को इस तरह से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो देखिए ये थोड़ा ज़्यादा एंगल क्रिएट कर रहा है। जितना ज़्यादा एंगल क्रिएट करेगा तो क्या होगा, उसका स्लोप बढ़ता जाएगा, वही चीज़, ठीक है। तो मैथमेटिकल टर्म्स में उसी चीज़ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसी चीज़ को ग्रेडियंट कहा जाता है, उसी चीज़ को मैथमेटिकल टर्म्स में भी स्लोप कहा जाता है। तो उसको कैसे निकालें, उसको हम लोग डिनोट करते हैं एम से डिनोट करते हैं, और वो क्या है, इट इज़ द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। टेंजेंट क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो हम लोग लिख देंगे tan ऑफ थीटा। टेंजेंट ऑफ दैट एंगल मतलब tan ऑफ थीटा। और अगर हम लोग इस तरह से उसका टेंजेंट निकाल देंगे तो हमें किसी भी लाइन का स्लोप मिल जाएगा। To find the slope of a line when coordinates of any 2 points on the line are given. तो क्या निकालना है हमें, किसी भी एक लाइन का स्लोप निकालना है अगर हमें उस लाइन में किसी 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ हो तब। तो चलिए इसके लिए पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा x, ये रहा ओरिजिन, ये रहा x डैश, y और y डैश। सपोज एक लाइन है, एक लाइन इस तरह से एक्स एक्सिस के थ्रू जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये जो होगा थीटा, ओके। तो अभी हमें कहा गया है कि अगर कोई भी 2 पॉइंट आपको लाइन पे 2 पॉइंट आपको दिया गया हो, सपोज़ यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। इसका नाम दे देते हैं हम लोग A और इसका दे देते हैं हम लोग B।
और हम लोग कंसिडर करेंगे कि x का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, a का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1 और b का कोऑर्डिनेट है x2 y2। हमने कंसिडर कर लिया और अभी क्या करना है हम लोगों को, इस लाइन का हमें स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, कुछ चीज़ें ड्रॉ करनी पड़ेंगी। फर्स्ट जो है वो है परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करना पड़ेगा। पॉइंट ए से एक्स एक्सिस के ऊपर और पॉइंट बी से एक्स एक्सिस के ऊपर और फिर से पॉइंट ए से इस लाइन के ऊपर। तो इनका चलिए हम लोग नाम दे देते हैं। हम लोग इसका सपोज है P, इसका सपोज है Q और इसका सपोज है R। तो हमने क्या क्या ड्रॉ किया है, AP परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, BQ परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड AR परपेंडिकुलर टू BQ हमने ड्रॉ किया हुआ है। अभी हमें स्लोप निकालना है। तो सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग लिख लेंगे। लेट a line passes through the x-axis making an angle of inclination। कितना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है इसका, थीटा। लेट ए इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड बी जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 बी टू पॉइंट्स ऑन द अबव लाइन। जो हमने लाइन पकड़ा हुआ है उसी में दो पॉइंट्स पकड़ लेते हैं जिनका नाम है A और जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरा एक पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। ओके, नाउ ड्रॉ। अभी ड्रॉ करते हैं। नाउ ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू x एक्सिस BQ perpendicular to x axis and AR perpendicular to BQ। AR perpendicular to BQ हमने ड्रॉ कर लिया। सब ड्रॉ करना ख़त्म। अभी हम लिखेंगे नाउ, आप यहाँ से देखिए ये जो OP है, OP क्या चीज़ है, OP है x1 और AP जो है ये है y1। तो हम लोग ये लिखेंगे नाउ OP इज इक्वल टू x1 एंड AP इज इक्वल टू y1। इसके बाद OQ इज इक्वल टू कितना है, OQ इज इक्वल टू है x2 और BQ है कितना, BQ है y2। ये तो हो गया। अभी PQ कितना है, PQ इज इक्वल टू AR और PQ दोनों क्या है, पैरेलल है, इसलिए दोनों इक्वल है। कितना होगा, PQ और AR ये दोनों आपस में इक्वल है और इनको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए ये रहा OQ से अगर हम लोग OP को माइनस कर लेंगे तो क्या बचेगा, ये PQ बचेगा और PQ किसके साथ इक्वल है, AR के साथ इक्वल है। तो हम क्या लिख पाएंगे, देखिए OQ माइनस OP। OQ का वैल्यू कितना है, OQ का वैल्यू हमने यहाँ पे लिख के रखा है x2 और OP का वैल्यू कितना है x1। ओके, नेक्स्ट आता है कि AP इज इक्वल टू RQ। AP इज इक्वल टू RQ। तो AP का वैल्यू कितना है,
y1 और आर क्यू का वैल्यू कितना है, आर क्यू इसका भी y1 ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने ये चीज़ लिखा हुआ नहीं है, एफ पी और आर क्यू के बारे में। यहाँ पे मैं लिख दूँगा एफ पी इज इक्वल टू y1 एंड इट इज़ अगेन इक्वल टू, लिखने से भी होगा ना लिखने से भी चलेगा, मैं लिख देता हूँ आर क्यू। ओके, ये दोनों निकल गया, इनको लिखने की फिर से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तो हमने डायरेक्टली लिख दिया। अभी जो चीज़ निकालना है वो है बी आर, बी आर निकालना है। तो बी आर क्या होगा, देखिए बी आर जो है वो बी क्यू से अगर हम लोग आर क्यू को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं उसको, बी क्यू माइनस आर क्यू। बी क्यू का वैल्यू कितना है, बी क्यू का वैल्यू है y2, देखिए यहाँ पे लिखा है y2 और आर क्यू का वैल्यू कितना है y1। तो हमने सभी चीज़ें निकाल दिया है जो हमारे रिक्वायर के लिए है। तो अभी क्या करना है, हमें इसका टेंजेंट निकालना है। किसका टेंजेंट निकालना है, इस थीटा का। देखिए ये जो दोनों एंगल है ये दोनों क्या हो गए हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए हैं, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे भी थीटा होगा, यहाँ पे भी थीटा ही होगा। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल है, देखिए इस ट्राइंगल, हमारा एम क्या था, हमारा एम था कि ये जो ट्राइंगल है ए बी आर, इसके साइड्स को हम लोग निकाल दें। कौन से साइड्स, क्योंकि टेंजेंट निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, टेंजेंट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसका परपेंडिकुलर बी आर, हमने बी आर निकाल दिया, और ए आर भी चाहिए था, ए आर भी हमने निकाल दिया। तो हमारी रिक्वायर्ड जो भी था हमारे रिक्वायरमेंट के लिए वो हमने क्या कर दिया, निकाल दिया है। अभी हम लोग जाएंगे ट्राइंगल ए बी आर में। Now from triangle A B R, ट्राइंगल ए बी आर से देखिए हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या निकालना है, एम निकालना है। एम माने टेन थीटा, और टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से देखिए आप, टेन थीटा का वैल्यू ये रहा हमारा ट्राइंगल। चलिए मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। ये रहा थीटा, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा आर। तो आर बी आर जो है, बी आर का वैल्यू है y2 माइनस y1, ये है हमारा y2 माइनस y1, और जो ए आर है इसका वैल्यू है x2 माइनस x1। तो यहाँ से हम लोग करेंगे। ओके, तो टेन थीटा का वैल्यू मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। देखिए अभी इस ट्रायंगल में हम किस थीटा के रेस्पेक्ट, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं हम लोग इसको, मतलब एंगल ए के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो परपेंडिकुलर है ये होगा ये वाला बी आर, और हमारा जो बेस है वो होगा ए आर। तो बी आर का वैल्यू कितना है, y2 माइनस y1, और यहाँ का वैल्यू कितना है, x2 माइनस x1। तो देयरफॉर एम इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। यही फॉर्मूला है, और इसी का यूज़ करके हमें क्या निकालना होगा, किसी भी लाइन का स्लोप या फिर ग्रेडियंट जो भी कहें आप, वो निकालना होगा।